नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दिल्ली में तपती गर्मी के बीच तेज हवाओं से आज थोड़ा सा मौसम बदलने का एहसास हो रहा था सुबह सुबह, लेकिन अभी तो गर्मी बहुत है। कुछ ऐसा ही आलम इस वक्त देश की राजनीति में भी है। राजधानी इधर और राजनीति में जो कुछ चल रहा है वो भी ऐसा ही है। अब तक बीजेपी का सूरज जो है पूरे ताप और तेज के साथ चमक रहा था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पर काले बादल मंडराने लगे हैं। राजनीति का मौसम बदलने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी तो इस साल की पहली विदेश यात्रा पर 3 दिनों के लिए चले गए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं और इसके बीच मोदी जी जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जाकर रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में रिश्तों को मजबूत करने पहुंच गए हैं। उनका मानना है कि यूरोप में चुनौतियों के बीच उनका दौरा हो रहा है जो काफी सफल होगा, लेकिन मोदी जी अगर देश पर निगाह डालेंगे तो उन्हें यहां भी चुनौतियां कम नहीं दिखेंगी। बिजली के संकट से हाहाकार है और महंगाई ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ दी है। देश में सांप्रदायिक तनाव पर भी बिना कुछ कहे मोदी जी विदेश चले गए हैं और जब लौटेंगे तब भी क्या कहेंगे कुछ पता नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी की धार्मिक ध्रुवीकरण की नीति को इस वक्त राज ठाकरे बढ़ाने में लगे हुए हैं। राज ठाकरे को बीजेपी का साथ देने से भविष्य सुरक्षित दिख रहा है, लेकिन खुद बीजेपी का भविष्य कितना सुरक्षित है ये कहना ही मुश्किल है, क्योंकि पीके यानी प्रशांत किशोर अब किंग मेकर की जगह खुद किंग बनने के मंसूबे पालते हुए दिख रहे हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों कि अब तक प्रशांत किशोर ने बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके इन सब की चुनावी रणनीति बनाई है। अब वो अपने लिए रणनीति ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं। इसके संकेत खुद प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके दिए हैं। क्या उनके ट्वीट हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये सब देखेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर प्रशांत किशोर बिहार से राजनीति की शुरुआत करते हैं तो क्या वो केवल बिहार तक सीमित रहेंगे या पूरे देश पर उनकी नजर होगी। शुरुआत बिहार से, ये वाक्य ही पीके की रणनीति के संकेत देता है और यही उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में। लेकिन पीके बिहार गए तो फिर नीतीश कुमार के साथ उनके समीकरण कैसे होंगे, क्योंकि उन्होंने न केवल जेडीयू के लिए रणनीति बनाई बल्कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने थे। आपको याद होगा प्रशांत किशोर को जेडीयू ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और निकाल भी दिया था। हालांकि 16 महीने में ही उनके मतभेद सामने आ गए थे और वो निकाल दिए गए थे या अलग हो गए थे, जो भी कह लें। कयास तो उनके कांग्रेस में जाने के भी कुछ दिनों पहले लग रहे थे, मगर पीके ने अपनी अलग राह शायद चुन ली है। कुछ यही काम नीतीश कुमार भी करते हुए बिहार में दिख रहे हैं। बीजेपी से उनकी कड़वाहट जब तब सतह पर आ ही जाती है और अब तो नीतीश की जगह बीजेपी का सीएम बनाने की मांग भी उठने लगी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन से नीतीश कुमार नदारद रहे। ये अभी 2 दिन पहले दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ है, जबकि तेजस्वी यादव के साथ उसी दौरान वो मिलकर के इफ्तार की दावत कर रहे थे और लाउड स्पीकर विवाद पर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं नीतीश कुमार। इधर तेजस्वी भी आरजेडी में नए तरह के समीकरण बना रहे हैं। कल परशुराम जयंती तो धूमधाम से मनाने का फैसला आरजेडी ने किया है और नारा दिया है। जरा नारा पर ध्यान दीजिए, जो आरजेडी बिहार, आरजेडी जी हाँ, जो नारा उन्होंने दिया है उनका कहना है बाभन यानी ब्राह्मण, तो बाभन के चूड़ा, यादव के दही, दोनों मिली तब बिहार में सब होई सही। यानी एमएलसी चुनाव में भूमियार तो आरजेडी के साथ आ ही गए हैं दोस्तों, मुस्लिम यादव भी साथ साथ हैं और अब ब्राह्मणों का साथ अगर आरजेडी को मिल जाए तो फिर बीजेपी के लिए इस सोशल इंजीनियरिंग की काट को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बिहार में अभी तुरंत चुनाव नहीं है, लेकिन 2024 के पहले यहां माहौल बनाने की शुरुआत तो हो चुकी है। तो क्या बुरी तरह फंस चुकी है बीजेपी, न सिर्फ बिहार में बल्कि ये तमाम जो घटनाक्रम आपके सामने रख रहा था मैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय 3 देशों की विदेश यात्रा हो या कुछ और हो, इन तमाम घटनाक्रमों पर अगर नजर आप डालें, उसके अलावा प्रशांत किशोर के नई रणनीति, नई पार्टी की बात अगर करें आप, या नीतीश कुमार जो थोड़ा खिन्न नजर आ रहे हैं बीजेपी से, उनकी बात हम करें, इन तमाम बातों को अगर देखें तो साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं कटघरे में बीजेपी है।
आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या देश में बन रहा है नया सियासी समीकरण। ये सियासी समीकरण क्या कुछ होगा, क्योंकि अगले आज 2 तारीख है और 13, 14 और 15 को 3 दिनों तक कांग्रेस चिंतन शिविर करने जा रही है उदयपुर में, और वहां से भी बहुत कुछ निकल के आने वाला है, ये भी साफ इसके संकेत मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ जानेंगे, सब कुछ समझेंगे, और इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर इस बात की हम आज चर्चा करेंगे कि क्या देश में बन रहा है नया सियासी समीकरण। आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं इस वक्त। सबसे आपका परिचय करवाऊं, हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। राकेश अचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार, आप सब जानते हैं, भलीभांति परिचित हैं। सुनील शुक्ल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सुनील जी, आपका स्वागत है। धनंजय जी सीधे जुड़े हुए हैं मुंबई से हमारे साथ, बिहार पर बहुत ही पैनी नजर रखते हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और 2 हमारे खास साथी हमारी टीम से, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ। तो आप 5ओं का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और साथ में स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक। थोड़ी देर बाद शायद आप ईद की चांद देखेंगे और कल ईद मनाएंगे, क्योंकि देश में ईद की खुशियां अभी से बंटने लगी हैं, और सबकी ईद जो है वो खुशियों के साथ बीते, खुशियां मिले, यही कामना करता हूं। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सबको बहुत मुबारक, ईद मुबारक अभी से। और कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले मैं कह रहा था कि प्रशांत किशोर के ट्वीट को दिखाऊंगा। प्रशांत किशोर के ट्वीट से पहले जरा आइए जरा ट्वीट देख लेते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्वीट में कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी उतार चढ़ाव भरी यात्रा रही है। अब मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर यानी जनता के पास जाने का समय आ गया है। देखिए, शुरुआत बिहार से, आप समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या होता है। आज 2 तारीख है, 2 मई। आप याद कीजिए कि ठीक आज से 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के जो चुनाव उस समय हुए थे, जिसमें असम भी, केरल भी, तमिलनाडु भी और पुदुचेरी भी, इन 5 राज्यों के रिजल्ट आए थे आज के दिन ही। और पश्चिम बंगाल में जो 2 मई दीदी तो गई का नारा देने वाली बीजेपी वहां से चली गई थी, यानी बीजेपी के मंसूबे वहां पर जो चाह रही थी वो पूरे नहीं हो पाए थे, और दीदी का नारा वहां गूंज जो रहा था मोदी जी की तरफ से, उस पर भी विराम लग गया था। लेकिन इसी 2 मई के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि आने वाले समय में अब मैं ये काम नहीं करूंगा, जो राजनीतिक तौर पर जो रणनीति तैयार करते हैं ये नहीं करूंगा, अब सीधे आगे की रणनीति पर चर्चा करूंगा, हो सकता है पॉलिटिक्स में जाऊं। पिछले दिनों प्रशांत किशोर के बारे में बात हुई कि वो हो सकता है कांग्रेस में जाएं। अब आज जिस ट्वीट को आपने देखा है, जिसका आखिरी लाइन है शुरुआत बिहार से, यानी साफ नजर आ रहा है, और 5 तारीख को प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। साफ नजर आ रहा है कि कुछ तो होने वाला है। और अगर इन बातों पर जो प्रशांत किशोर लिख रहे हैं, इन बातों पर नजर डालें तो साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जनता के बीच जाने का फैसला कर चुके हैं, यानी हो सकता है कि अपनी पार्टी बनाएंगे। 5 तारीख को हो सकता है इसका ऐलान करें। और 5 तारीख को ही उधर वेस्ट बंगाल की सीएम पद पर विराजमान हुई थी, ओथ ली थी, शपथ ली थी ममता बनर्जी। क्या कुछ ममता बनर्जी के साथ भी कोई साठगांठ है? आने वाले समय में ये भी समझेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। लेकिन इसके इतर बिहार की राजनीति से शुरुआत करते हैं और देश की राजनीति पर नजरें डालेंगे। और सीधा जयशंकर गुप्त जी आपके पास आना चाहूंगा। बिहार की राजनीति बहुत अच्छी पकड़ आप रखते हैं, इसलिए सबसे पहले आपके पास बिहार की राजनीति में जो कुछ हो रहा है, आपकी नजरें हैं, क्या कुछ किस रूप में देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जिस प्रकार बहुत ही सॉफ्टली बोलने लगे हैं नीतीश कुमार अपने प्रतिद्वंदी आरजेडी के लिए, कुछ अंदर खाने में पक रहा है क्या? जयशंकर जी। राजीव जी, बिहार में बहुत कुछ हो रहा है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन क्या पक के निकलेगा इसके बारे में अभी कुछ बहुत ही भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता है। हम सबसे पहले
प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक नई शुरुआत करने की बात कर रहे हैं और दरअसल उनकी जो गतिविधियां रही हैं पिछले 2013 के बाद से, हमको लगता है उसके पहले शायद उनको कोई जानता भी नहीं था ज्यादा। बहुत ही रहस्यमय उनका रहा है, व्यक्तित्व रहा है। वो कब किसके लिए रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं और कब किसका काम करना शुरू कर देते हैं, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि उन्हीं लोगों के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है जो लोग पहले से ही लग रहा था कि चुनाव जीतने वाले हैं, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, या लालू और नीतीश की जब जोड़ी थी, जदयू और राजद और कांग्रेस का महागठबंधन बना था, उस समय बच्चे बच्चे को भी लग रहा था, भाजपा के लोगों को छोड़ दीजिए तो बाकी सबको लग रहा था कि साहब वो लालू, नीतीश और कांग्रेस का महागठबंधन जीत के आएगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी का भी दौर 2014 में लगभग तय हो गया था कि उनको सत्ता में आने वाली है भारतीय जनता पार्टी, बड़े दलबल के साथ आने वाली है। तो उसमें भी प्रशांत किशोर का कोई ऐसा योगदान रहा हो, मुझे बहुत समझ में नहीं आता है। समझ में आने लायक योगदान उनका तब होता, जैसे अभी देखिए गोवा में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक रणनीति तैयार करना शुरू किया और बड़ा पैसा वैसा खर्च करवाया। ममता बनर्जी ने वहां पे बताया, हवाई अड्डे से लेकर पूरे शहर में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर बैनर लगने लगे। लेकिन जब एक आध हफ्ते के अंदर ही लगने लगा कि नहीं, वहां मामला दाल गलने वाली नहीं है, तो प्रशांत किशोर वहां से अलग हट लिए। इसी तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब किया, कांग्रेस के लिए जो खाट पे चर्चा, जो चाय पे चर्चा की जगह पे उन्होंने नारे गढ़ने में उस्ताद हैं वो, तो खाट पे चर्चा करके कराया उन्होंने और पता लगा कि खाट ही गायब होने लग गई, चर्चा तो होने की बात ही दूसरी। तो वहां से भी धीरे से उन्होंने वो खिसक लिए। और अब जो सबसे अधिक रहस्य की बात जो आती है कि नीतीश कुमार की पार्टी में जाकर के जनता दल यू में शामिल होते हैं वो, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बना दिए जाते हैं। और जब वो किनारे होते हैं, एक बार नीतीश कुमार बात बात में ही लोगों से कह देते हैं कि भाई हमने तो अमित शाह जी के कहने पे उनको अपनी पार्टी में शामिल किया था, पद दिया था उनको। तो अब वो किसका खेल खेल रहे हैं? अमित शाह का खेल खेल रहे हैं, ममता बनर्जी का खेल खेल रहे हैं, नीतीश कुमार का खेल खेल रहे हैं, किसका खेल खेल रहे हैं? मतलब ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। अब यह है कि खुद अगर हमको अभी भी नहीं लगता कि वो कोई राजनीतिक दल बनाएंगे या कुछ अलग से मैदान में आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर वो ममता बनर्जी के पास जा सकते हैं या तृणमूल ये नीतीश कुमार से हाथ मिला करके बात कुछ करेंगे कि आगे कैसे किया जाए, उनको राष्ट्रपति बनाने का कुछ देंगे। तो मुझे, क्योंकि देखिए राजनीतिक दल बनाना, चलाना और सफल होना, सबसे बड़ी कसौटी यहीं पे आती है। जब तक हम चुनाव नहीं लड़े होते हैं तब तक हमको लगता है कि अरे बहुत मामूली है, तो आराम से लड़ेंगे, जीत जाएंगे, मेरे नाम इतना है, मेरा काम इतना है, मेरी जाति के लोग इतने हैं, मेरे पास पैसा इतना है और बस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, के बिरला, रतन टाटा सब प्रधानमंत्री कितनी बार बन गए होते लोग। तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ठीक है, अच्छा है कुछ करें। प्रशांत किशोर तो अच्छा है, कुछ लोगों को कुछ बहाने काम भी मिल जाएगा, नया बनेगा। अब रह गया सवाल नीतीश कुमार का और बिहार का, जो आप कह रहे थे कि राजद और उनकी गलबहियां बढ़ रही हैं। देखिए नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते यह है कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। मतलब उनका वर्तमान और जो है उसका आकलन पूरी तरह जब वो कर लेंगे कि हाँ हमारा सुरक्षित रहेगा, तो उसके हिसाब से कोई भी राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। जब वो डीएनए का सवाल उठाने, उनके राजनीतिक डीएनए का सवाल उठाने वाले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के साथ दोबारा हाथ मिला सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन फिर दोबारा आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, और उसके साथ मिलकर के सरकार चुनाव लड़े और सरकार बना लिया उन्होंने। तो एक बात यह है जिसको आप उस ढंग से देखे जाए। लेकिन हाल के दिनों में जिस ढंग का माहौल बिहार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दिल दिमाग पर बात छा रही है लगातार कि भाई सबसे अधिक बड़ी पार्टी तो हम हैं और नीतीश कुमार 40-45 लोग विधायकों के बल पे हमारी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अब किसी न किसी बहाने उनको ये पद खाली कर देना चाहिए। अब हमको जो है हमारा मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे तो अपना एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा वो लोग चला ले जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कम से कम
सेक्युलरिज्म से कंप्रोमाइज करने की स्थिति में अभी तक नहीं है। तो इसलिए जैसे कभी 3 तलाक का मामला आया, या ये अभी जो बाकी सारे इशू धर्म संसद हो, या ये जो बातें कर रहे हैं कि हिजाब हिजाब की बात हो रही है, या अभी लाउड स्पीकर की बात हो रही है, तो उसको भी हंसते हुए उन्होंने टाल दिया, अरे क्या फालतू बात कर रहे हैं आप, लाउड स्पीकर हो। तो उस एजेंडे को, कॉमन सिविल कोड की बात है, भाजपा के लोग चाहते हैं बार बार कि हम बिहार में भी लागू होना चाहिए, लेकिन उसको वो टाल दे रहे हैं, सिरे से बैठने नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेकर के भी भाजपा के अंदर लोगों में खलबली है कि साहब हमारे बूते तो सरकार चला रहे हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, उसके बावजूद हम ही पदहोश गांठते रहते हैं। तो इसलिए अब उनको कभी होता है कि राष्ट्रपति बनाया जाए, कभी कहते हैं लोग कि नहीं उपराष्ट्रपति बना जा सकता है, और आप आ जाइए, पटना खाली कर दीजिए, दिल्ली में आके के बैठिए, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन असल में क्या है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू, एक तरफ तो भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पास जो 40-45 विधायक हैं, अगर भाजपा ने कुछ खुराफात करने की कोशिश की, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, तो आराम के साथ वो जाकर के आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना गए। ये बात भाजपा के लोगों को भी मालूम है, तो इसलिए वो सब कुछ करने के बावजूद बहुत ज्यादा उकसाते नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा उनको प्रोक नहीं करना चाहते हैं। और अब रह गया सवाल ये कि अगर आरजेडी और नीतीश कुमार का गठबंधन एक बार हो गया फिर से, हालांकि अब विश्वास की खाई दोनों के बीच में कम नहीं है, लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस सिद्धांत के आधार पे अगर कोई बात बनती है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ये चाहें, या ये लोग भी, विपक्ष के और लोग भी चाहें कि साहब नीतीश कुमार को हम भावी प्रधानमंत्री के रूप में या अगले राष्ट्रपति के रूप में समीकरण बैठाया जा सकता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार पलटी मार गए तो भाजपा को अपना राष्ट्रपति बनवाना थोड़ा मुश्किल तो जरूर होगा, क्योंकि एक तो उनके पास सांसदों की संख्या भी है, विधायकों की संख्या भी है, और चुनाव में जो जिस तरह से समीकरण बनेगा, अगर वो आ गए तो फिर बाकी जो गैर भाजपा राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो लोग भी नीतीश कुमार के नाम पे, जैसे ये नवीन पटनायक हैं या केसीआर स्टालिन है, ये सारे लोग इनके साथ लामबंद हो सकते हैं, ममता भी इनके नाम पे विरोध नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह का कुछ बनता है, जैसा आरजेडी, अब लालू जी आ गए होंगे बाहर, अगर तो वो जरूर कोई ना कोई एक ताना बाना बनाएंगे, क्योंकि आज की तारीख की अपनी एक स्वीकार्यता तो बढ़ी है, क्योंकि फंसीवाद के खिलाफ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। ये बात तो सही है, जेल में रहे, बीमार हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन लालू जी झुके नहीं। तो इसको लेकर के उनके प्रति एक लोगों के आकर्षण बढ़ा हुआ है, और वो और नीतीश मिल करके चाहे तो एक खेला तो हो सकता है, खेला कर सकते हैं लोग। अब ये सारा जो समीकरण आने वाले दिनों में उसमें कुछ होगा, उसके बाद फिर उसमें प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के फिर बिहार की राजनीति करवट लेगी। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, और खासकर जो आने वाले समय में अभी सबसे सामने, सबसे जल्दी जो होना है चुनाव, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का होना है जून जुलाई में, और हम अभी मई के महीने में, मतलब 1-1.5 महीने बाद आप देखेंगे देश में नया जो राष्ट्रपति कौन होता है, इसके बारे में चर्चा बहुत तेज हो जाएगी, और इसमें अहम भूमिका हो सकती है नीतीश कुमार की। लेकिन साथ साथ नीतीश कुमार खुद सीएम के पद पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या नीतीश कुमार भी एक इन उम्मीदवारों में से, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों में से एक होंगे? बहुत सारे सवाल अभी तैर रहे हैं, और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश, लेकिन इसके साथ साथ एक आदमी और इस पूरे सियासी समीकरण में कहीं ना कहीं अपने आप को फिट करने की कोशिश में लगा हुआ है, और उसका नाम है प्रशांत किशोर, जिसके बारे में हम चर्चा पिछले दिनों लगातार कर रहे हैं। सुर्खियों में प्रशांत किशोर छाए हुए हैं, और आज उन्होंने जो ट्वीट किया, जो साथी बाद में जुड़े हैं, जरा एक बार उस ट्वीट को फिर से दिखाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट है, और उस ट्वीट के बाद सीधे धनंजय कुमार जी के पास आना चाहूंगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी उतार चढ़ाव भरी यात्रा रही है। अब मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर यानी जनता के पास जाने का समय आ गया है। शुरुआत बिहार से। क्या मायने रखता है इनका ये जो ट्वीट है? और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आज से ठीक 3 दिन बाद यानी 5 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करेंगे प्रशांत किशोर की वो करने वाले क्या हैं। सवाल यहां प्रशांत किशोर के
क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं इससे नहीं है। सवाल यहां यह है कि इनकी राजनीति के साथ साथ जो राजनीतिक समीकरण बनाता बैठाता रहा हो, और बहुत सही अभी हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर उन्हीं पार्टियों के लिए काम करते हुए नजर आए जो पार्टियां कहीं ना कहीं अपने आप को विजेता के रूप में पहले से पा रही थीं। चाहे आप देख लीजिए टीएमसी हो, चाहे उससे पहले आप 2015 में नीतीश कुमार के साथ काम करना, और उसके बाद फिर एक आधा सफर इन्होंने कांग्रेस के साथ किया था खाट पर चर्चा, और सही कह रहे थे जयशंकर जी की खाट ही उठा के लोग ले गए, और बाद में इन्होंने साथ भी छोड़ दिया। खाट का साथ भी और प्रशांत का साथ भी दोनों नहीं मिला कांग्रेस को। लेकिन डीएमके है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का साथ इनको कैप्टन अमरिंदर को मिला था, कांग्रेस के साथ इन्होंने काम किया था पंजाब में। तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जिसके लिए प्रशांत किशोर ने काम किया। अब आने वाले समय में क्या किसी और रणनीति के साथ बिहार जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आते हैं धनंजय जी, आपके पास क्या इनपुट है, जरा आपसे भी समझना चाहूंगा। अभी अभी आप बिहार से लौट के आए हैं, मुंबई में बैठे हैं, और मुंबई की राजनीति भी बहुत गर्म है, उस पर चर्चा तो हो ही रही है। एफआईआर से लेकर के पुलिस और बाकी बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन बिहार की चर्चा और यहां से केंद्र की राजनीति, नरेंद्र मोदी विदेश में हैं, लेकिन देश में जो हालात अभी हैं, ईद का समय है और चारों तरफ अमन चैन रहे, खुशियां बटें, इसी की कामना है। इन सब के बीच राजनीतिक समीकरण किस दिशा में? जी राजीव भाई, देखिए कि उनका जो ट्वीट है उसमें 3 शब्द मैं देख पा रहा हूं। एक तो उन्होंने कहा लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जन समर्थक नीति को आकार देना चाहते हैं, और तीसरी बात कह रहे हैं जन सुराज की। अब देखिए, जिस पार्टी से निकल करके आए हैं, जिस पार्टी की वजह से या जिसकी वजह से ये बेहद चर्चा में आए, वो बीजेपी इन तीनों जो टर्म है, लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी, जन समर्थक नीति और जन सुराज, हम पिछले 8 वर्षों में देख रहे हैं कि तीनों पैमाने पे बीजेपी कहां खड़ी और खड़ी दोनों जो है दिखाई पड़ती है। तो एक तो ये है, तो ये जो कह रहे हैं वो बस वैसे ही है जैसे जुमला फेंका करते हैं लोग, तो ये पॉलिटिकल जुमला जो है इन्होंने फेंक दिया है। अब इनका बैकग्राउंड देखिए, तो ये जो है मैनेजमेंट के आदमी है, ये बाजार में कैसे किसी प्रोडक्ट को बेचा जाए इसकी तैयारी करना जानते हैं। तो जो बेचा जाए, वस्तु जो बेची जाती है राजनीति में, वो विचार होता है। तो विचार को क्या इन्होंने मार्केट करने के लिए, जो अभी आप देख रहे हैं कि जितनी पार्टियां जयशंकर भाई ने गिना दी, तो स्टालिन से लेकर के ममता बनर्जी और अमरिंदर सिंह तक चले गए, उन तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको निमंत्रण दिया, जितने नेताओं ने निमंत्रण दिया, सबके साथ ये खड़े हो गए। तो सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा था, इन्होंने बेसिकली इन्होंने अपना लिया। और उसमें आप देखिए कि ये जो मैनेजमेंट की जो बात करते हैं, क्या हुआ, खाट लेकर के चले गए, वो भी हुआ, और हर जगह ये जीत के साथ रहे, जैसा कि कहा जयशंकर भाई ने कि जो संभावित विजेता रहे उनके साथ रहे। अब बिहार में जब राजनीति की बात करते हैं, तो बिहार की राजनीति में 2 महत्वपूर्ण पहलू, एक जाति है और दूसरा धर्म है। तो जाति का जो पैमाना है, वहां जो है यादव, मुस्लिम गठजोड़ जो है, अभी जो ब्राह्मण की बात है, बावन की बात कर रहे हैं, भूमिहार को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो तीनों जब जुड़ता है तो वो आरजेडी के साथ चला जाता है। और जब धर्म की बात करेंगे तो बीजेपी है। अब तीसरा जो धड़ा है, उसमें नीतीश कुमार जो है बड़े तरीके से फिट है। नीतीश कुमार को आप इस तरह से देख लीजिए कि समाजवाद का या लोहियावाद का जो हर्ष हुआ है, वो उसमें कम से कम नीतीश इस जगह खड़े हैं कि उन्होंने धर्म को और जाति को, क्योंकि धर्म और जाति के खिलाफ थे लोहिया, तो दोनों के खिलाफ जो है कम से कम नीतीश कुमार जो है संतुलन बना करके बैठे हुए हैं। वहां न तो धर्म के नाम पर कोई फसाद हो रहा है, न जाति के नाम पर गुंडे चल रहे हैं। जैसा आपने देखा कि जो है लालू कहा गया कि गुंडों का एकदम यादव राज हो गया या मुस्लिम राज हो गया, और तमाम कहानियां कही गई, जो भी घटनाएं हुई। फिर जब बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में देखते तो उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ धर्म के नाम पर। लेकिन इन्हीं वर्षों में आप देख रहे हैं कि बिहार में न धर्म के नाम पर न जाति के नाम पर कुछ वैसा फसाद हो पाया। और बिहार की अपनी जो ग्रोथ है वो हर जगह चर्चा है, वहां सड़कें जाकर के देखिए, वहां बिजली आ गई,
वहां कई सारी चीजें बदली है। और जो एक आम था कि बिहार में रात में आप नहीं निकल सकते, अब बिहार में रात में आराम से लोग निकलते हैं। पटना में देर रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे चलते हैं। पटना पे छोड़िए, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के शहर है वहां भी लोग जो है शांति से रह रहे हैं और जी रहे हैं। अब देखिए, जाति को और धर्म को बिहार से अलग करना निकट भविष्य में बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार ने उसके लिए कई फार्मूले रचे। मैं थोड़ी सी और पीछे जाकर के बात कहूं तो नीतीश कुमार जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का वहां उसकी जो संख्या है बहुत कम है। अब ऐसे गणना उसकी आधिकारिक तौर पे नहीं है, लेकिन आमतौर पे मानते हैं कि 4-5% कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं, और वो कुर्मी 4-5%, 4-5%, 6% और मिला लीजिए कुशवाहा, तो दोनों मिलकर के 10-12% होते हैं। लेकिन जो बाकी जातियां उनसे कम तर है। अब उसमें गौर कीजिए कि बावजूद इसके वो 2005 से मुख्यमंत्री है, 17 साल से बिहार की राजनीति को वो लीड कर रहे हैं। वो चाहे मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे, बीच में मांझी जी रहे, तो वो उनमें कुछ ऐसा गुण है जो बाकी पार्टी के नेताओं में या कहिए बाकी पार्टियों में धर्म और जाति का इतना मजबूत पक्ष होने के बाद भी वो नहीं है जो नीतीश कुमार के पास है। और वो समन्वय जो है जो स्थापित करते हैं, जो समीकरण बनाते हैं, तो जो सियासी समीकरण अभी नीतीश कुमार के पास है, मैं मानता हूं कि देश में किसी भी राजनेता के पास वो सियासी समीकरण नहीं है। इसलिए आप कहते हैं कि जिधर भी नीतीश कुमार जाते हैं जीत उधर हो जाती है। ये बीजेपी को बीच में भ्रम हुआ था जब उनको लगा था कि नीतीश कुमार की जरूरत हमको नहीं है, और नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के पास। फिर आरजेडी के साथ जब कुछ समय तक रहे तो आरजेडी को भी लगा कि हमारे बिना नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, और जातियों का एक प्रभाव फिर से बढ़ने लगा। नीतीश कुमार कूद करके इधर आ गए फिर से एक बार। तो जैसा कि जयशंकर भाई ने बताया कि उन्होंने कसम ली थी कि मैं किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, या उसके पहले कसम ली थी कि आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जाते रहे। तो एक जो है वो अपने लिए कंफर्ट जोन ढूंढते रहे हमेशा, और कंफर्ट जोन मुझे लगता है इसलिए ढूंढते रहे कि वो वाकई चाहते हैं, गंभीरता से चाहते हैं कि राजनीति में बिहार में बदलाव आए, और बिहार में बदलाव हम देख रहे हैं। महिलाओं की स्थिति की बात कीजिए तो लड़कियों को लेकर के जो बिहार में उन्होंने किया है बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि बहुत ही फ्यूडल समाज हमारा है, उसमें लड़कियों की भूमिका बहुत सीमित है और बहुत ही ट्रेडिशनल है। लेकिन उस ट्रेडिशनल और सीमित भूमिका में लड़कियों को स्कूलों तक पहुंचा दिया। मैं कितने सारे वीडियोज आपने देखे होंगे जहां पर लड़कियां साइकिल पे 50 की संख्या में, 100 की संख्या में जा रही थी। फिर पंचायतों ने जिस तरह से 50% नीतीश कुमार ने दिया महिलाओं को अधिकार, उसी तरह अब देखिए कि नौकरियों में जितनी भी नौकरियां बची है, बिहार सरकार की नौकरियां हैं, उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही। फिर जो दारूबंदी पे कितनी आलोचना हुई नीतीश कुमार की, लेकिन दारूबंदी पे भी नीतीश कुमार इसलिए खड़े अड़े रहे कि उनको महिलाओं से कंसर्न था। उनको लगा कि महिलाओं का वोट हमारे पास है, जब जाति का वोट नहीं है तो उन्होंने एक और दांव चला और महिलाओं को लेकर के आगे बढ़े। आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में जो लॉन्च किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, मैं कहूंगा कि उनसे उधार लिया उन्होंने अपना नारा। तो नीतीश कुमार अभी भी आने वाले समय में क्या होता है 2-4-5 वर्षों बाद मुझे नहीं मालूम, लेकिन नीतीश कुमार की जगह अभी भी सुरक्षित है। वो चाहे बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे, दोनों में उनका स्वागत है, और बीजेपी ये रिस्क नहीं लेगी। बीजेपी अकेले आज भी अगर समझिए नीतीश कुमार को माइनस कर दीजिए तो बीजेपी के नेताओं के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो जीत सके। और बोचहा चुनाव में जो चुनाव हुआ उसमें क्या असर हुआ बीजेपी का, वो सब लोगों ने देखा। और इसके बाद जो छोटे मोदी जी हैं हमारे, उन्होंने किस तरह से ट्वीट किए, किस तरह से बयान दिए, उससे भी हम सब समझ सकते हैं बिहार की भाजपा की राजनीति को। तो नीतीश कुमार बेहद अपरिहार्य व्यक्ति है बिहार की पॉलिटिक्स के लिए, और जिस तरह से वो सियासी समीकरण गढ़ते हैं उसमें राष्ट्रीय स्तर पे भी, जैसा कि कहा जयशंकर भाई ने कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर नीतीश कुमार शिफ्ट होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के साथ, जो बीजेपी ये बात समझती है। और अभी राष्ट्रपति का चुनाव आया है, छोड़ दीजिए, इसके पहले भी जब लोकसभा का चुनाव था तो बीजेपी उस समय लोकसभा के चुनाव के समय जनता दल के पास 2 सांसद थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ जिस तरह का समझौता किया उसमें आधी सीटें ली, और 15-16 सांसद आज उनके पास है, जो बड़ी ताकत के तौर पर उनके पास है। और 43 विधायक होने के बाद भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन नीतीश कुमार को हिलाने की हिम्मत जो है बीजेपी नहीं कर पा रही है। ये उनके सियासी समीकरण का बड़ा नमूना है।
अब बात आती है फिर से एक बार मैं आता हूं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर के लिए फिलहाल मैं कोई स्कोप वहां नहीं देख पाता। जैसे अगर दिल्ली में कहे कि एनजीओ जो है लेकर के आए केजरीवाल, और केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई और दिल्ली में वो सफल हो गए, तो दिल्ली और बिहार में बड़ा भारी अंतर है। और इस अंतर को आप देखिए कि आप भी आम आदमी पार्टी भी बिहार में उस समय कोशिश की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, जमानत सारी जब्त हो गई। प्लूरस पार्टी करके एक पार्टी आई थी जो भी कुछ कर नहीं कर पाई, प्रियम क्या कुछ नाम था उनका। तो जिस प्रदेश में सोच लीजिए कि रामविलास पासवान जैसा व्यक्ति या बीजेपी जैसी ताकतवर व्यक्ति इतनी हैसियत नहीं रख पा रही है कि अपने अकेले दम पर सरकार बनाए, तो उनके लिए तो स्कोप नहीं है। और मुझे लगता है विचार कहाँ इनके पास है। नीतीश कुमार के पास फिर भी एक समाजवादी विचार है, लालू प्रसाद यादव के पास एक अलग किस्म का विचार है, बीजेपी के पास एक अलग किस्म का विचार है, कांग्रेस के पास विचार है, भले कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, लेकिन इनके पास पहले तो विचार को लेकर के आए, किस विचार पे जाएंगे? क्या ये लोग समाजवादी विचार लेके आएंगे? क्या ये साम्यवादी विचार लेकर के आएंगे? क्या ये भाजपा वाला हिंदूवादी विचार लेके आएंगे? क्या लेके आएंगे? कौन सा विचार खाली है? स्पेस इनके लिए कहाँ है विचार में? ये देखना बहुत जरूरी है। और जाति और धर्म के फ्रंट पे ये बेहद कमजोर है। मुझे लगता है ये जो है एक सरूफा है, जैसा वो सरूफा बार बार छोड़ते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। भविष्य क्या है प्रशांत किशोर का, ये बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अगर आपको आना है तो कई सारे समीकरणों को देखना होगा, और उसमें उन समीकरणों में क्या प्रशांत किशोर फिट बैठते हैं। लेकिन सिर्फ प्रशांत किशोर की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ बात देश की राजनीति की कर रहे हैं। देश की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ नया समीकरण बनने जा रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए और शुरुआत आप सब जानते हैं कि अगर देश के समीकरण में बिहार और उत्तर प्रदेश, सियासी समीकरण में बिहार और उत्तर प्रदेश की बात न करें तो शायद हम कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। ये आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं। सुनील शुक्ला जी, क्या नीतीश कुमार जो अभी पिछले दिनों बदले से नजर आ रहे हैं, उनकी नजर अब बिहार से दिल्ली की ओर आती हुई दिखाई दे रही है? क्या कुछ कहेंगे? इसलिए ये सवाल क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम में रहते हैं और मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है, देश के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, और उसमें नीतीश कुमार खुद नहीं आते हैं, अपने कानून मंत्री जो कि भाजपा से हैं, विधायक हैं, उनको भेजते हैं। और भाजपा के कई अंदर खाने में ही उन्हीं की पार्टी में उसी मंत्रिमंडल से कई मंत्री कह रहे हैं आजकल कि भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जबकि नीतीश कुमार को ये रास नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं, और इधर 3 बार हमने देखा है कि अलग अलग कार्यक्रमों में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने आ चुके हैं, बातें हुई हैं, और जिस प्रकार दोनों के बयान आते थे, तल्ख टिप्पणियां होती थी एक दूसरे पर, वो टिप्पणियां भी कल हो गई हैं। क्या बदलता हुआ समीकरण देख रहे हैं आप सुनील जी? बातें कही बिहार के बारे में, वो अक्सर सही है कि नीतीश कुमार के बारे में अभी बहुत तरह, हालांकि विधान चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासतौर से सुशील मोदी ने जो बयान दिए नीतीश कुमार को लेकर के और राज्य सरकार के नेतृत्व को लेकर के, उससे यह संकेत साफ मिलने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं नीतीश कुमार से अपना पिंड छोड़ना चाहती है। इसके बाद जब विधानसभा का उपचुनाव का परिणाम आया, उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के नेता सक्रिय हुए और जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की, उससे इनको ये लगने लगा कि अब जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसका ठीकरा नीतीश कुमार के ऊपर खोलकर जो राज्य सरकार का नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में ले ले। यह भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय नेताओं ने साफ साफ संकेत देना शुरू कर दिया है, और यह नीतीश कुमार को लगने लगा है कि अगर वो बीजेपी इनको छोड़ सकती है। अब उनके सामने विकल्प है कि बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए उनके पास विकल्प यह है कि या तो वो आरजेडी के पास के साथ और आरजेडी कांग्रेस के साथ चले जाएं, और ये संकेत देकर के बीजेपी के ऊपर भी अपना दबाव बना लें। दूसरी चीज की आरजेडी को भी यह लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ आ जाते हैं तो जो सत्ता से लंबे समय तक बाहर आने की उनकी स्थिति है वो कम से कम सत्ता में चले आएंगे।
तो ये नीतीश कुमार की जो संकेत मिल रहा है वो तो लग रहा है कि, और नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी की तरफ से संकेत मिल रहा है कि वो नीतीश कुमार से अपना पेट छोड़ना चाहते हैं और नेतृत्व लेना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी को भी पता है कि बीजेपी में बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अकेले अपने कंधों पर बीजेपी को बिहार में सारण से लेकर के और भागलपुर तक चला सके, इसलिए उनको नीतीश कुमार की आवश्यकता है। तो दोनों की स्थिति ये है, लेकिन नीतीश कुमार ये जरूर है कि अपने को जो प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कुछ भी निर्णय कर सकते हैं। अगर एक बार नरेंद्र मोदी की तमाम आलोचना करने वाले, वहां की जब उनकी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी, उनको निमंत्रण दे करके अपना निमंत्रण वापस लेने वाले नीतीश कुमार अगर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज की मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, धनंजय भी इस बात को कह रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में 2 चुनाव देखा हूं बिहार का नीतीश कुमार के। जब बिहार में पहली बार उन्होंने लालू प्रसाद यादव को हराया था और दूसरी बार जब वो रिपीट हुए थे, इन दोनों चुनाव में बिहार का मैंने व्यापक पैमाने पर दौरा किया था। बिहार के आम लोगों में नीतीश कुमार को लेकर के एक अच्छी छवि मैं मानता हूं कि लोगों के मन में है। लोग मानते हैं कि एक विकास के नेता है ये, और इनके ऊपर कभी इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, तमाम तरह के आरोप लगाने की कोशिश की गई, लेकिन लगा कि एक डेवलपमेंट के इश्यूज पर राज्य को आगे बढ़ाने वाले नेता है और एक दूरदृष्टि रखने वाले नेता है। तो आम नेता, आम जन और खासतौर से महिलाओं और युवाओं में नीतीश कुमार की अपनी जात कुर्मी बिरादरी से अलग हट करके एक अच्छी छवि मैं देखता हूं, और इसको मैंने कई जनसभाओं में मैंने महसूस किया। तो नीतीश कुमार एक अच्छे नेता है, लेकिन ये बात ये हो रही है कि बिहार में आप जाति और धर्म को अलग नहीं कर सकते। एकदम बिहार की राजनीति में पूरी तरह से घुला मिला तत्व है ये, और इसके आधार पे वहां की राजनीति और खासकर वोटिंग पैटर्न डिसाइड होता है। ऐसे में नीतीश कुमार और आरजेडी का मिलना यह बहुत बड़ा नुकसान होगा बीजेपी का। बीजेपी का नहीं हो पाएगी, संभव ही नहीं उसके लिए खड़ा हो पाना। और निश्चित रूप से अगर ये दोनों साथ मिल गए तो राष्ट्रपति के चुनाव में इनकी स्थिति बड़ी दुर्गति हो जाएगी। अब रही बात इनकी प्रशांत किशोर की, आप याद कीजिए पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने यह संकेत दिया था कि वो एक राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं और वो अपनी इस राजनीतिक दल की शुरुआत बिहार से करना चाहते हैं, जो अपना गृह राज्य है। लेकिन मैं मानता हूं कि वह अगर ऐसा करते हैं तो वह बुरी तरह से असफल होंगे, क्योंकि वो किसी भी तरह से प्रशांत किशोर की छवि ये नहीं है कि वो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं, किसी राजनीतिक विचारधारा के बड़े संघर्षी वो नेता हैं, जन साधारण के मुद्दे पर कभी उन्होंने कोई संघर्ष किया हो। वो एक रणनीतिकार है, कमरे में बैठ करके डेटा का एनालिसिस करना, उस डेटा के एनालिसिस के आधार पे नीतियां बनाना, प्रचार के लिए अभियान तय करना, नारे गढ़ना, कार्यकर्ताओं नेताओं को उनके किस तरह से भाषण दें इसके बारे में उनको दिशा निर्देश देना, राजनीतिक दलों को सर्वे के आधार पर अपने उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाने के अनुशंसा करना, ये तमाम गुण उनके पास हैं। लेकिन यह चीजें एक राजनीतिक दल को चलाने के लिए आवश्यक नहीं होती। राजनीतिक दल के पास एक जन विश्वास जरूरत होती है और एक जन समर्थन की आवश्यकता होती है, जो निजी तौर पर मैं प्रशांत किशोर के साथ नहीं देखता। वह जिस बिरादरी से भी आते हो उस बिरादरी में भी उनकी पहचान नहीं हो पाएगी। फिर आऊंगा और राकेश अचल जी आपके पास आना चाहता हूं कि बिहार में जो सियासी समीकरण की हम चर्चा कर रहे हैं और बदलते हुए सियासी समीकरण को अभी से भांपने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ बदला नहीं है, लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकता है, इसलिए यहां चर्चा कर रहे हैं। और इस बदलते सियासी समीकरण का कितना असर आप देखते हैं देश की राजनीति पर, देश की सियासत पर, और क्या इससे मोदी सरकार कहीं कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है आपको? अगर ये सब कुछ जो बिहार से शुरुआत होती है, बिहार से उत्तर प्रदेश या उधर पश्चिम बंगाल की बात हो, आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव भी है, क्या असर देखते हैं बिहार की राजनीति पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं और उसका देश की राजनीति? देखिए, अभी आपने तीनों मित्रों ने बहुत गंभीर बातें कही हैं। बिहार की राजनीति को लेकर के पिछले कई दशकों से ये स्पष्ट है
कि यहाँ पर बहुत से नए प्रयोग होते रहे, जयप्रकाश आंदोलन से लेके और आज तक जो नीतीश बाबू सुशासन बाबू के नाम से मुख्यमंत्री हैं पिछले 15 वर्षों से, तो ये केरल के संघ की जो राजनीति इस देश में चलती है वो बिहार से ही इसका आगाज होता है। और आज के संदर्भ में जबकि ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध यज्ञ है विजय का तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसे रोकने के लिए केरल का संघ होगा, निश्चित तौर पर होगा। लेकिन बिहार की राजनीति इस बार मुझे जहां तक लगता है कि केंद्र की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। कारण यह है कि चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे स्वर्गीय हमारे पासवान जी हों, ये लोग राजनीति में इतने अविश्वसनीय हो गए हैं, इनका राजनीति का कोई धर्म नहीं रहा है। ये सत्ता से जुड़े रहने के लिए किसी के साथ भी खड़े हो सकते हैं। तो जब ये स्थिति है तो देश की राजनीति में ऐसे लोगों के लिए अब जगह कम बची है। वहां तो या तो आप एकदम जहरीले हो या एकदम गांधी हो, दो तरह के लोग चाहिए। तो इस समय जैसा लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव अगले महीने होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है, तो ऐसा है नहीं। वस्तुस्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक कंफर्ट जोन बना ली है और उसे मालूम है कि कहां कहां से उसके लिए सेंधें लगाई जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश बाबू को किसी भी रूप में राष्ट्रपति के लिए तो मंजूर होगी नहीं, कारण उन्हें चाहिए रबर स्टैंप। और नीतीश बाबू रबर स्टैंप बनने की स्थिति में न शुरू में थे न आज हैं। वे कब क्या बोल जाएंगे इसका कोई खाड़ा हमारे यहाँ कहते हैं बुंदेलखंड में कोई भर नहीं है, कोई खाड़ा नहीं है। तो जब ऐसे अविश्वसनीय राजनेता को लेकर हम भारतीय राजनीति के प्रभाव की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। और जहां तक बात प्रशांत किशोर की है तो सभी मित्रों ने कहा कि प्रशांत किशोर एक अच्छे प्रबंधक हो सकते हैं और उन्होंने बहुत समझदारी के साथ जितने भी प्रयोग पिछले किए वो जीतते हुए लोगों के साथ, जीतते हुए दलों के साथ किए हैं। वे लोकतंत्र में एक राजनेता का जो चरित्र होता है, वो राजनेता का एक विकास होता है, जो जनता में जिसकी पैठ होती है, ऐसा उनके पास उनके डीएनए में मुझे कुछ दिखाई नहीं होता। प्रशांत किशोर ज्यादा से ज्यादा आपको एडवाइस कर सकते हैं, आपके लिए रणनीति बना सकते हैं और उनकी रणनीति हर जगह सफल हुई हो ये भी अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। जहां वो जीते हैं वो उन्हें मालूम था कि ये पार्टियां जीतने वाली हैं। कांग्रेस के पास वो सिर्फ इसलिए गए थे कि इस समय देश की राजनीति में कांग्रेस ही अंतिम धुरी है जो विपक्ष को एक करने के लिए मुफीद हो सकती है, चाहे वो दक्षिण के राजनीतिक दल हो, चाहे उत्तर के हो, चाहे पूर्व के हो। कोई राजनीतिक दल, चाहे आप रालोद की बात कर ले, चाहे आप जनता पार्टी की बात कर ले, या ये छोटे आप और तृणमूल कांग्रेस, उनका कोई राष्ट्रीय चरित्र है नहीं राजनीतिक दल के रूप में। तो ऐसे में सबकी मजबूरी है कि कांग्रेस के साथ खड़े हों। और प्रशांत किशोर ने इस संभावनाओं को देखा, समझा में लगा कि हो सकता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है पिछले 7 साल से जो पनप रही है, चुनाव में जीत गए जैसे पिछला वाला, लेकिन आने वाले चुनाव में तो सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ जनता में आक्रोश है, रोज नए नए मुद्दों को लेकर आक्रोश है। अभी आपने देखा कि 753 सिर्फ इसलिए रद्द कर दी, देश में कोयले का संकट हो गया, बिजली का संकट हो गया, आपातकाल में भी हुआ। ऐसा तो 1974 में आपको भगवानीज के रेल हड़ताल का स्मरण होगा, उस समय भी रेलें चली, आपातकाल में तो अनुशासन चली, लेकिन ये पहला मौका है कि कुशासन और कुप्रबंधन की वजह से चली। तो देश में इस समय सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ बहुत आक्रोश है और इस आक्रोश को भुनाने के लिए विपक्ष तो पूरा एक होना है। और ये विपक्ष की धुरी कौन बनेगा, ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को नहीं हो सकते। हो सकता है लालू प्रसाद जी अगर आज बहुत अच्छी स्थिति में होते, उनकी तबीयत बहुत नासाज रहती है, तो वो शायद कुछ कोशिश करते, क्योंकि उनकी पहचान देश की राजनीति में सिद्धांत के लिए अड़ने वाले नेता की बनी है। भले वो उन्हें मस्खरा कहते हो, भले वो उन्हें महाभ्रष्ट कहते हो, बावजूद इसके वे एक उम्मीद है कांग्रेस के नेताओं के बाद। कांग्रेस के पास तो नेता ही नहीं है जो पूरे विपक्ष को इकट्ठा एक साथ बिठा के ये बात कर ले। सोनिया जी बेचारी कितनी कोशिश करेंगी, कर चुकी है जितना हमें करना था। राहुल गांधी के पास
सब है, पहचान है, विचार है, संगठन भी बड़ा जरा जैसा भी है, लेकिन वे भी इस समय विपक्ष को एक करने की स्थिति है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि 2024 में जो आम चुनाव होगा वो केरवेर के संग होगा, विपक्ष में केरवेर के साथ होंगे और ये केरवेर का साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगा, इसमें मुझे संदेह है। और इस संदेह के बहुत से कारण हैं। और एक कारण यही है, आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक नए रणनीति के हिसाब से मुद्दे जनता के सामने रखे। जैसे एक बार वो फिल्म लेके आ गए, फिल्म के आधार पर उन्होंने देशभक्त में एक माहौल बनाने की कोशिश की, कश्मीर फाइल, उसके बाद दंगे सांप्रदायिक हो गए, उसके बाद धार्मिक स्थलों से धर्म विस्तारक यंत्र हटाने की राजनीति हो गई। तो ये राजनीति के पीछे कहीं ना कहीं संघ ने एक सुनियोजित रणनीति बना रखी है जो प्रशांत किशोर की रणनीति के मुकाबले लाख गुना मजबूत और मेरे ख्याल से प्रभावी साबित होगी। इसलिए आप ये मान के चले आने वाले चुनाव में बिहार से अब ऐसा कोई प्रयोग नहीं होगा जिस देश की राजनीति को प्रभावित कर सके। अमलेंदु जी क्या कहेंगे, बिहार की राजनीति और प्रभाव उसका क्या केंद्र पर पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ बात कांग्रेस की भी करनी पड़ेगी। बिहार में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस चिंतन शिविर से बहुत कुछ देश को देने की कवायद में अभी से दिखाई दे रही है। जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, बहुत कुछ हम सुनेंगे आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ से। क्या एक नई रणनीति, नई सियासी रणनीति वहां भी तैयार हो रही है? इन सब पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सामने सबसे पहला जो चुनाव है अब वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का है। क्या कहेंगे आपके नजरिए से, क्या कुछ आप देख रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव जी, तो जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हो रहा है उस चिंतन में कितना चिंतन होगा और कितना मनन होगा और कितना आत्ममंथन होगा, ये देखने वाली चीज है कि आखिर कांग्रेस करेगी क्या। चिंतन किस बात पे होगा? चिंतन इस बात पे होगा कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो और जनता के बीच कैसे उसकी पकड़ और बढ़े, किस तरीके से नया मोर्चा बने, किस तरीके से वो जनता के बीच और स्वीकार्य हो। क्या इस पे चिंतन होगा या चिंतन इस पे होगा कि किस तरीके से G23 जो है उसको मैनेज किया जाए और उसकी जो है आत्मसंतुष्टि की जाए। तो अभी तक जो जिस तरीके से कमेटियां बनी और सब नाम आए, तो उससे तो ये लगा ये चिंतन शिविर जो है ये G23 को जो है लगता है कि शायद जैसे संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है कि नहीं तुम भी हमारे काम के हो, ज्यादा कूदो उछलो मत। अभी तक तो ऐसा लगता है, बाकी चिंतन मनन के बाद क्या होगा ये देखने वाली स्थिति होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर चिंतन होता है कांग्रेस के अंदर ठीक ठाक जैसे पहले होते रहे चिंतन, और हर चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस के अंदर से एक नई रास्ता निकला है, अगर उसी परिपाटी में चिंतन होता है तो जाहिर सी बात है कि फिर एक नया रास्ता जो है निकल सकता है। कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ जो है उस सड़क पर आ सकती है। अब जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है, तो बिहार की राजनीति में हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने बहुत सी बातें कह दी हैं, तो इससे नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा जाए। नीतीश कुमार जो है वो पीएम मटेरियल है, इसमें कोई शक नहीं है, और मोदी जी से पहले पीएम मटेरियल थे और भारतीय जनता पार्टी के ही पीएम मटेरियल थे। जब तक मोदी जी का जो था वो राष्ट्रीय क्षितिज पे पदार्पण नहीं हुआ था, तब तो भारतीय जनता पार्टी के पीएम मटेरियल जो थे वो नीतीश कुमार जी हुआ करते थे, और बड़ा विकास की गंगा बहा करती थी तब बिहार में। लेकिन उसके बाद जो थी वो बिहार विकास की गंगा एकदम गायब हो गई थी, फिर वो विनाश पुरुष हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार। तब वो नीतीश कुमार जो है वो कैसे रंग बदलते हैं और कैसे क्या करते हैं, ये सब आने वाली चीजें होंगी। हालांकि जितने अविश्वसनीय हो चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनके डीएनए पे ही सवाल उठा चुके हैं, और उस डीएनए के जवाब में उन्होंने जब नाखून में बाल भेजे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो अभी तक वापस भी नहीं मंगवाए हैं नीतीश कुमार जी ने। तो अब उस डीएनए का क्या होगा, वो उन नाखून बाल जो भेजे गए थे वहां, और बताया गया कि गोल्ड खाना कहा जाता है दिल्ली का, उसमें 50,000 से ज्यादा लिफाफे पड़े हुए थे नाखून, तो वो सब कहा हो, ये बड़ी समस्या। तो क्या होगा उस डीएनए का? तो ये डीएनए की बात छोड़ दीजिए, डीएनए और एनडीए का मामला जो बड़ा गड़बड़ सड़बड़ है, ये सब मिला करके डीएनए और एनडीए जो है। तो लेकिन क्या होगा, लेकिन हो सकता है नीतीश कुमार जो है अभी ब्लैकमेल कर रहे हो दोनों तरफ। लेकिन अच्छी बात एक ये है राजीव जी कि दो एक सी कहा जाए कि राजनीतिक सोच के लोग कह लीजिए, या एक से राजनीतिक चरित्र के लोग जो है, वो नीतीश कुमार प्रशांत किशोर जो है वो शायद बिहार में अब शायद फिर एक बार एकजुट होने वाले हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर जो है वो क्या करेंगे? बहरहाल जो उनका ट्वीट है अभी प्रशांत किशोर का, वो बताता है कि वो कुछ नया करने नहीं जा रहे हैं, वो सोचने समझने अभी समझने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समझने के लिए जा रहा हूँ जनता के बीच जो है,
तो समझ तो राहुल गांधी भी कई सालों से रहे अभी तक, तो अभी तक नहीं समझ पाए, प्रशांत किशोर भी समझेंगे। तो भाई अगर प्रशांत किशोर, लेकिन अब देखने वाली बात ये हुई, प्रशांत किशोर जो है जब अभी तक दूसरों के लिए रणनीति बनाया करते थे, वो अपने लिए रणनीति कैसी बनाते हैं। तो असली रणनीतिकार की रणनीति जो है वो अब मालूम पड़ेगी कि आप दूसरों के लिए रणनीति बनाना बहुत आसान है, दूसरे को सलाह देना बहुत आसान है कि अपने घर का दरवाजा जो है इस तरफ कर दो और छत जो है ऊपर की बजाय नीचे कर दो। लेकिन जब अपना घर बनाना हो तब आप जो है दरवाजा किधर निकालते हो, छत कैसी रखते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अब प्रशांत किशोर जो है वो जमीन पे आए हैं, स्वागत है उनका, जमीन पे आए हैं, और फिर क्या क्या लेकर के जमीन पे आएंगे। चूंकि जिस तरीके की राजनीति है, मान लीजिए एक नया राजनीतिक दल भी बना भी लेते हैं, तो 1000 राजनीतिक दल है तो 1001 उनका भी सही, तमाम राजनीतिक दल है छोटे मोटे तो एक उनका भी सही, तो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जिस आशा उम्मीद के साथ जो देश बदलने के लिए आए हैं, तो देश बदलने के लिए केजरीवाल जी भी आए थे, देश बदलने के लिए। वो कितना देश बदला सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कितना देश बदला और कितना क्या कुछ हुआ। तो ये प्रशांत किशोर भी अब आकर के वहां क्या करेंगे और क्या बदलेंगे। और बिहार की जमीन से अगर शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि शुरुआत बिहार से होगी, बिहार से बहुत लोगों ने शुरुआत की है, महात्मा गांधी की शुरुआत भी एक तरीके से बिहार से कही जा सकती है, चंपारण से। तो अब ये ठीक है, आप भी बिहार से शुरू कीजिए, तमाम लोगों ने बिहार से शुरुआत की, तो आप भी एक बिहार से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन बिहार से शुरुआत जो है ये पहले भी उनकी हो चुकी है। अगर कुछ करना था राजनीति में और कुछ दिखाना था तो नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 हो चुके थे आप, वहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। और मुझे याद पड़ता है नीतीश कुमार जो थे वो ऐलान भी कर चुके थे कि वो अब पार्टी की सच्चाई है, प्रशांत किशोर और उत्तराधिकारी एक तरीके से ये घोषणा कर चुके थे। उसके बाद जिस तरीके से पार्टी छोड़ने के बाद जो है उनके बीच में, दोनों के बीच सार्वजनिक तौर पे ट्विटर पे तू मैं जिस तरीके से हुई और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए किया, तो उसके बाद प्रशांत किशोर कितने जो है विश्वसनीय रह जाते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जितने विश्वसनीय उतने ही प्रशांत किशोर विश्वसनीय रह जाएंगे जब राजनीति आते हैं। जी अमलेंदु जी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जयशंकर जी, जब देश की राजनीति की हलचल और इन चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक चर्चा इधर और भी बहुत तेजी से हो रही है। एक बात, एक शब्द फिर से तैर रहा है, वो पंजाब से, और पंजाब में पिछले दिनों जो कुछ हुआ है, जो घटना घटी है, हम सब ने देखा है, खालिस्तान शब्द का प्रयोग फिर से होने लगा है। आपको याद होगा जयशंकर जी की चुनाव के दौरान कुमार विश्वास ने इसके बारे में कुछ बातें कही थी और कुमार विश्वास के ऊपर FIR तक दर्ज कर ली गई और कार्रवाई करने की कोशिश भी हुई। ये सब भी हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये भी एक राजनीतिक रूप से प्रेरित पूरी तमाम जो घटनाक्रम है जो यहाँ का पंजाब का है, और क्या इसका असर भी आने वाले समय में आप राजनीति पर देख पा रहे हैं क्या? तो बिहार की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बिहार से इतर दिल्ली से सटा हुआ जो पंजाब है, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो पंजाब के लोग हैं या जो हमारे साथ देखते हैं, जुड़ते हैं, वो भी बताते हैं कि बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उसमें खालिस्तान फिर से आना, जो एक आग शांत थी उसको भड़काना, कहां तक इसका सियासी, इसके मायने कहां तक आप देख रहे हैं? नहीं, इसके सियासी मायने तो उसी समय थे जब कुमार विश्वास ने इस तरह का बयान दिया था और अपनी चर्चाओं के हवाले से जो बात कही थी और अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की थी खालिस्तान और खालिस्तानी समर्थकों को के हिसाब से। देखिए, आम आदमी पार्टी को शुरू से ही पंजाब में बाहर के लोगों का समर्थन रहा, कनाडा में या लंदन में या दुनिया भर के जो खासतौर से सिख समुदाय के लोग थे, उन लोगों का भी उनको काफी हद तक समर्थन रहा। और 2014 में भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो देश भर में सिर्फ पंजाब ही एक राज्य था जहां से उनको 4 सीटें मिली और अगली बार उनकी सरकार वहां बनते बनते रह गई थी। उसका मुख्य कारण यही था कि उसी में आपस के विवाद हुए, जब कुछ खालिस्तान समर्थक लोगों के साथ उठ बैठ की बात हुई या उनकी पार्टी में उन लोगों का ये हुआ, तो उसको लेकर के विवाद चले। और इस बार भी जब कुमार विश्वास ने वो आरोप लगाए, तो हालांकि वो सबको मालूम था कि किसके सहारे लगवाए गए थे। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के साथ ही, मोदी जी के साथ ही, अमित शाह जी के साथ ही, अन्यथा तो कुमार विश्वास को उस मामले में को चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर की थी तो केजरीवाल ने भी उसका जवाब नहीं दिया, उसको वो हंस पकड़ टालने की कोशिश की उन्होंने, क्या उनको कि कवि है और क्या है और ऐसे हैं बोलते हैं और
जो तरह की बातें की, लेकिन ये नहीं कहा कि नहीं जो उन्होंने आरोप लगाया वो गलत। कायदे से उस समय ही उनको बोलना चाहिए था। और अभी भी ये जन की पंजाब में कुछ घटनाएं हुई है। पहली बात तो यह है कि पंजाब के लोगों में कसमसाहट शुरू हो रही होने लग गई है। उनको लग रहा है कि कहीं हमने गलत तो फैसला नहीं कर लिया, क्योंकि अगर दिल्ली में बैठ करके पंजाब की सरकार चलाई जाएगी तो इसको पंजाबी लोग अपनी गैरत के खिलाफ मानेंगे, नहीं मंजूर कर पाएंगे। अब हो यही रहा है, या वहां से मुख्यमंत्री बार बार आते हैं, यहाँ से लेकर के आते हैं, या यहाँ के लोग जाकर के यहाँ दिल्ली का मॉडल वहां लगाने की बात करते हैं। तो जो जो वादे किए थे भगवंत सिंह मान ने या आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से, वो अभी कुछ ठोस रूप दिखाई नहीं दे रहा है उसका कोई भी। तो एक इस बीच में नया सिगुफा चल गया, जो शिवसेना और उनके बीच में, खाड़कू लोगों के बीच में जो झगड़ा हो गया, वो एक अलग बात हो गई। अभी मैंने देखा कहीं कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने बयान दे दिया कि साहब खालिस्तान की मांग जो है असंवैधानिक नहीं कही जा सकती है। तो अगर इस तरह की बातें चलेंगी तो जाहिर सी बात है कि पंजाब में टर्मोइल बढ़ेगा। संकट, राजनीतिक संकट जो है वो सामाजिक संकट का रूप भी ले सकता है। जो बात जिसे आप कह रहे हैं कि जो काफी दिनों से जिसको दबा दी गई थी, और वो कहीं ना कहीं चिंगारी जो है वो कभी लंदन से, कभी कनाडा से, कभी पंजाब के किसी कोने से, बबर खालसा है या कुछ इस तरह के संगठन है, वो कभी आ जाते हैं। तो अगर उनको इस ढंग के लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि सीमावर्ती राज्य भी हमारा है वो पंजाब, तो इस मामले में तो बहुत ही सजगता के साथ, सतर्कता के साथ अरविंद केजरीवाल को पहल करनी पड़ेगी। उनकी पार्टी, उनके मुख्यमंत्री को भी पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाजपा जो है दिल्ली के बाद पंजाब में उनकी बढ़त को देख चुकी है। गुजरात में भी उनके कदम बढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी उनके कदम बढ़ रहे हैं। तो कल को एक उनके लिए एक मजबूत चुनौती भी हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ये भाजपा के लोगों को अंदर खाने कहीं ना कहीं महसूस होने लगा, क्योंकि उसी टर्मिनोलॉजी पे वो भी बात करते हैं जिसपे बीजेपी के लोग करते हैं। और उनके घर के, जैसे कहा भी जाता है ना कि पहले से इनका संबंध रहा है संघ के लोगों के साथ, या जिस तरह से अन्ना हजारे के आंदोलन में आरएसएस ने पूरी की पूरी ताकत झोंकी थी, मदद की थी, और उसी आंदोलन से निकल करके आए और आकर के उन्होंने सरकार बना ली। तो कहीं ना कहीं एक रहा है। तो उस पे बीजेपी को लगता है कि जो हमने जो टर्फ बनाया है, पॉलिटिकल राजनीतिक मैदान का जो खेल बनाया है, उस खेल के उस्ताद अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं। जो लफाजी नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं या करते हैं, उसी ढंग की लफाजी करने के उस्ताद अरविंद केजरीवाल भी हैं। बड़े आराम से सपने बेच लेते हैं, बड़े आराम से झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर लेते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजीव जी, ये सब चर्चाएं तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन देखिए दुर्भाग्य कुछ और हो रहा है देश में। अब ये पवन हंस नाम की जो कंपनी थी हेलीकॉप्टर चलाने वाली, उसको कौड़ियों में बेच दिया इस सरकार ने अपने लोगों को। बाबा रामदेव की कंपनी बता रहे हैं, उसमें हेमा मालिनी और किसकी किसकी 2-3 लोगों की मिलकर के, जिस कंपनी के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कभी हेलीकॉप्टर संचालन करने की क्षमता नहीं रही है, उस कंपनी को बेच दिया। तो जिस तरह से लगातार इस देश को बेचने की कोशिश हो रही है, इस पर अगर विपक्ष कोई आगे बढ़ करके पहल नहीं करेगा, लड़ाई नहीं शुरू करेगा, संघर्ष नहीं शुरू करेगा, तो इसी तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी। कभी लाउड स्पीकर की चर्चा हो जाएगी, कभी हिंदू मुसलमान की चर्चा हो जाएगी, कभी खालिस्तान की चर्चा हो जाएगी। आज ही जो आंकड़े आए हैं कि बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ गई है, महंगाई की दर कितनी बढ़ गई है, इन सब बातों में कोई चर्चा ही नहीं करेगा। हम लोग नीतीश कुमार पर चर्चा कर लेंगे, प्रशांत किशोर पर कर लेंगे, लेकिन देश कैसे कैसे बेचा जा रहा है, समाज कैसे तोड़ा जा रहा है, देश को कैसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब वही है कि अगर विपक्ष जो भी आएगा, कांग्रेस का जो चिंतन शिविर होने वाला है उदयपुर में या कहाँ राजस्थान में कहीं होने वाला है, कांग्रेस को ठीक है कैसे खड़ी होगी वो बात एक अलग है। कांग्रेस को पहले तो अपनी दिशा तय करनी पड़ेगी। कांग्रेस को अपने अंदर बैठे हुए जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, तत्व हैं, जो अंदर से चमड़ी हटाई जाए तो भाजपा ही निकलेंगे। वो विचारों से वो भाजपा ही है। राज्यसभा के टिकट के दावेदार हो या कहीं सरकार बन जाए, उसमें मंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन वैचारिक लेवल पे जो राहुल गांधी की राजनीति हो रही है, जो प्रियंका गांधी की राजनीति हो रही है, जो सोनिया गांधी की राजनीति हो रही है, या जो कांग्रेस के हितोज रहे हैं, उन हितोज को कैसे खड़ा कर पाएंगे, उसके लिए कांग्रेस जनों को कैसे लामबंद कर पाएंगे, इस पर विचार मंथन होना चाहिए। इस पर जो जितने इशूज आ रहे हैं, जितने जो सामाजिक सामुदायिक या ये राजनीतिक जो मुद्दे उछल करके आ रहे हैं, इन पर एक कांग्रेस को एक राय बनानी पड़ेगी
और कहना होगा कि भाई अब हमारी ये राय है, इसी राय को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारे साथ चलना हो चले, और जिसको लगता है कि नहीं ये राय अच्छी नहीं है, उनको राज्यसभा या मुख्यमंत्री या मंत्री का पद नहीं दिला पाएगी, तो वो स्वतंत्र है अपनी राह अलग चुनने के लिए। अगर इस तरह का कोई फैसला कर लेती है कांग्रेस तो बात बन सकती है, अन्यथा तो हम लोग यही गिनते रहेंगे बार बार कि हाँ कांग्रेस ही सीमेंटिंग फोर्स है, कांग्रेस ही देश भर में उसकी संख्या है, सांसदों की, विधायकों की, हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में कांग्रेस जन बिखरे पड़े हुए हैं, और कोई भी विकल्प बनेगा तो कांग्रेस को दरकिनार करके नहीं बनेगा। ये सब तो हम लोग जुमले रखते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस खुद को उसके लिए कितना तैयार कर पाएगी, वैकल्पिक नीतियों को लेकर के कैसे सामने आ पाएगी, इन बातों को तो सामने रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी राजीव, बहुत महत्वपूर्ण बात आप रख रहे हैं कि कांग्रेस को भी चिंतन शिविर है, लेकिन चिंतन शिविर से पहले या चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस क्या कुछ देने जा रही है, क्या तैयारियां हैं, ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन साथ साथ देश में महंगाई, बेरोजगारी और इस सब के बीच निजीकरण की तरफ देश और पवन हंस नाम की कंपनी, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, हेलीकॉप्टर वाली कंपनी, और उसको भी कौड़ियों के दाम बेच देना, इस पर ध्यान दिला रहे थे हमारे साथी जयशंकर गुप्ता जी। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी के चांसलर से मिले, और वहां मुलाकात के दौरान उसके बाद जो मीडिया से उन्होंने या अपना जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण दुनिया में वैश्विक स्तर पर महंगाई में इजाफा हुआ है, पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। देश में जो कुछ चल रहा है इस पर नजरें रहनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है महंगाई का या कुछ और भी है? पिछले 70 दिनों से, लगभग 70 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का आलम है, लेकिन उससे पहले क्या हमारे देश में महंगाई नहीं थी? क्या उससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़े थे? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव के समय जब ये उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव थे, उस दरमियान हमने देखा कि पेट्रोल डीजल की कीमत को रोक दिया गया था। लेकिन उससे पहले क्या रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था? सवाल तो यहां भी उठता है। आइए जरा सुनील शुक्ला जी, अब जल्दी जल्दी आप लोगों से चाहूंगा आपके बयान, आपके कमेंट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हैं, थोड़ा शॉर्ट में आप लोग बताइए। सुनील जी, क्या प्रधानमंत्री का जो दावा है कि रूस और यूक्रेन के कारण वैश्विक हालत ऐसी खराब हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, इस दावे में कितना दम देख रहे हैं आप? इस दावे में कोई दम नहीं है, यह केवल जनता को बरगलाने की कोशिश है। जो हमारी राष्ट्रीय समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, उसको अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का मुलम्मा चढ़ा करके उसको पेश करने की कोशिश है और लोगों को बरगलाने की कोशिश है। आपने जो बात कही कि जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई, उसके बाद एक पेट्रोलियम उत्पादों के दाम कम होने लगे। उस समय क्या संकट, इस तरह की संकट की स्थिति नहीं थी। सवाल यह है कि आप अपनी नीतियों को जनता के हित में तो रखना ही नहीं चाहते हैं, केवल आप जो बड़े पूंजीपति हों उसका लाभ, उनको लाभ हो, कारपोरेट को फायदा हो, या अब इस सरकार की नीतियों की मूल मंशा, और जनता को बरगलाते रहिए। यूक्रेन, आप क्या यूक्रेन और रूस के झगड़े, लड़ाई के बाद आप रूस से आप तेल नहीं खरीद रहे हैं, और जो तेल आप खरीद रहे हैं उस किस कीमत पर खरीद रहे हैं? सवाल केवल ये सभी लोग जान चुके हैं कि ये केंद्र की वर्तमान सरकार किस तरीके से झूठ बोलने में माहिर है और तथ्यों से और वस्तुस्थिति से लोगों का दिमाग हटाने की किस तरह से कोशिश करती है। जो बात कही, अबे जो पवन हंस की बात है, 521 करोड़ 81 करोड़ रुपए की एक कंपनी जो लाभ में चल रही है, उसको 211 करोड़ रुपए में आपने बेच दिया। और वो भी उन लोग, जैसे शंकर जी ने जो कहा कि उन लोगों के हाथों में जिनको एविएशन का, हेलीकॉप्टर संचालन का कोई अनुभव नहीं है। 4 साल पहले जो कंपनी बनी है और उसके पास कुल मिलाकर के 4 हेलीकॉप्टर हैं। क्या कर रहे हैं आप? मतलब सवाल है ना कि, लेकिन अब ये इस जवाबदेही तय करने के लिए जो विपक्ष की ओर से आक्रामकता चाहिए, दुर्भाग्य से वो नहीं है। राजनीतिक दल इसमें बुरी तरह से फेल है। आप चाहे महंगाई का मुद्दा हो, इसके लिए तो इनके पास बना हुआ है, वो गीता बांटेंगे, गांधी बांटेंगे, कुछ और करने लगेंगे, कुछ जुलूस निकालेंगे, कुछ धार्मिक आयोजन होने लगेगा। ये तो इन लोगों के पास इस तरह के इनके
जमूरे के झोले में तमाम इस तरह की चीजें हैं जो लोगों के सामने रख देते हैं। अगर आप देश में तनाव पैदा करने की स्थिति है, सांप्रदायिक रूप से बांटने की जो स्थिति है, आप एक खुशहाल देश का तो आपके मन में कल्पना ही नहीं है ना कि हर आदमी खुश रहे, उसके हितों का ध्यान दिया जाए, जो विकास की बात की जाए, वो आपके एजेंडे में ही नहीं है। क्योंकि उस एजेंडे को लागू करने में का जो एक राजनीतिक संकल्प आपके पास होना चाहिए वो नहीं है। आप उस मिट्टी के बने ही नहीं है आप। तो जिन धरातल पे आप पुष्पित होते हैं वही आप काम करेंगे। ये तो आप मतलब पेट्रोलियम उत्पादों आप, मैंने उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होते ही 13 दिन के अंदर 15 बार दाम बढ़ गया, हद होती है। और आप और जाकर के आप जर्मनी में इस बात को बता रहे हैं कि साहब इस पूरी दुनिया पे, क्या पूरी दुनिया में इसी तरह से दाम बढ़े हैं क्या? आप अपनी नीतियों के बारे में तो सोचिए ना, किन किन नीतियों पर चल रहे हैं। टैक्सेशन आप मान जो टैक्स कर की दरें हैं, जो उसकी लागत है और उसके ऊपर जो टैक्स आप ले रहे हैं उस पर कोई तालमेल है? और जो आप टैक्स ले रहे हैं उसका कितना आप उपयोग कर पा रहे हैं, इस पर आज तक आपने कुछ बताया? उन संकलित जो टैक्स है उसका राज्यों को कितना आप देना है, इस पर आप बताएं कि राज्य सरकार अगर अपने कर निर्धारण में संशोधन कर लेते तो केंद्रीय पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत कम हो जाती है, जनता को लाभ पहुंच जाता। अरे सर्वाधिक टैक्स आप लेते हैं और उसकी वसूली सीधे सीधे आप करते हैं। आप कम करने के लिए तैयार नहीं है। राज्यों के पास जबकि राजस्व की सर्वाधिक कमी है, खासतौर से जो विदेशी विपक्षी दलों के द्वारा जो शासित राज्य हैं, और वो अपने राजस्व घटा दें और आप केंद्र का कोई सहयोग भी ना मिले। जितने भी विकास के कार्यक्रम होते हैं राजीव जी, 80% उन कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। अब और 60 से 70% तक जो कर संकलन है वो केंद्र सरकार करती है। उसमें आप उदारता तो आपको दिखानी चाहिए, उसमें भी आपको राजित करनी है। और जब आप नाम गिनाएंगे तो चुन चुन करके उन राज्यों का नाम गिनाएंगे जो विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य हैं। तो आप इनके बयानों की और इनकी नीतियों की तो राजीव जी बात मत कीजिए। ये बड़ा ही दुर्भाग्य, बड़े कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जहां पर के सरकार को लेकर के उसके विश्वास का संकट है। और आम आदमी का हित, देश का विकास, समाज में सौहार्द, ये बेरोजगारी की स्थिति है तो इस सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। क्योंकि जिस एजेंडे को लागू करने, इस नीतियों को लागू करने के लिए जो एक इच्छा शक्ति चाहिए वो इनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? कि यह आसान तरीका जो होना इनके पास चाहिए सत्ता को हासिल करने के लिए, वो इनके पास भरपूर है। वो है हेट्रेड, सामाजिक दुराव, वैमनस्य, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। ये चीजें आसानी से आप इसके आधार पर आप अगर अभी सहयोग से उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गई होती भारतीय जनता पार्टी तो यूक्रेन और रूस के युद्ध का कोई नाम नहीं लेता राजीव जी, और ये पेट्रोलियम की कीमतें से एकदम नीचे चली आती। लेकिन इस चुनाव जीतने के बाद इनको लगा कि नहीं, मेरा एजेंडा ठीक है और जो जन मुद्दे हैं उस पर बहुत कुछ बात होने वाली नहीं है, हमारा जो राजनीतिक एजेंडा वो लागू होता रहेगा। इसलिए इनको बंद रखो, इसके पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और नई नई बातें करते रहो। जी बिल्कुल बिल्कुल। राकेश अचल जी, क्या कहेंगे जो अभी जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो हालात, और इसमें भी खासकर प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है, और एक तरफ चुप्पी और दूसरी तरफ क्या जर्मनी में जाकर के कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ी है, इसी कारण हमारे देश में भी महंगाई बढ़ी है। क्या आपको लगता है कि जब आप वहां से, क्योंकि कुछ विजुअल्स आ रहे हैं कि लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, कुछ विजुअल्स वहां के ये भी दिखे कि लोग भगवा झंडा लेकर के और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत सारे विजुअल्स आज सुबह से दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी में प्रधानमंत्री हैं आज, लेकिन क्या ये भी एक स्ट्रेटेजी रणनीतिक तौर पर देश में पीएम की छवि बाहर इतनी मजबूत है ये दिखाने के लिए, उसका रिफ्लेक्शन पाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? और जब आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं तो उस पर चुप्पी साधते हुए आप वहां से पैगाम भेजते हैं या भेजने की कोशिश करते हैं कि चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच हालात अच्छे नहीं हैं इसलिए ऐसी हालत हमारे देश की है। क्या कहेंगे इस पे?
देश की जनता का सामना कर ही नहीं पाए। मीडिया का सामना उन्होंने कभी किया ही नहीं, और वो प्रदेश में जाकर के अपनी बात करते हैं, वहां अपनी छवि निखारने की कोशिश करते हैं ताकि विश्व गुरु बनने का जो ढोंग उन्होंने एक रचा है उस पर वो खरे उतरे। लेकिन हकीकत आप ये मान लीजिए कि इस तरह के नाटकों का भारतीय जो जन समुदाय है उस पर कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। जो अन्य भक्तों की संख्या थी वो जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी, अब उसमें भी टूटन शुरू हो गई है। उसे भी महसूस होने लगा है कि असली मुद्दे क्या है। असली मुद्दा लाउड स्पीकर नहीं है, असली मुद्दा सांप्रदायिक दंगा है, असली मुद्दा महंगाई है। और ये महंगाई, जैसा कि अभी सुनील जी ने कहा, कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से नहीं है, ये आपके कुप्रबंधन की वजह से, आपके ये जो चोरी आप कर रहे हैं, पवन हंस जैसी संस्थाएं, और इससे पहले नवरत्नों में से कितना आप बेच चुके हैं, ये इस देश की जनता ने देख लिया है। लेकिन मुश्किल ये हो रही है, घूम फिर कर बात वहीं आती है कि इस देश में जो प्रतिकार की राजनीति होनी चाहिए थी वो लगातार मौथरी होती आ रही है, और इसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है। जनता ने जहां मौका मिला है वहां कोशिश की है विपक्ष के साथ खड़े होने की, अपना विरोध प्रकट करने की, लेकिन इस विरोध को रचनात्मक तरीके से और निर्णायक तरीके से अमल में ला करके देश की राजनीति को इस आज के सबसे संक्रमणकाल जो है उससे बाहर निकालने की जो कोशिश है वो जब तक नहीं हुई तब तक प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर ये नाटक करते रहेंगे, और उसका जो सुखद परिणाम उनको महसूस होता है उसका वो आनंद लेते रहेंगे, और जनता इसी तरह से परेशान होती रहेगी, जलालत महसूस करती रहेगी, और उसे बचाने की कोशिशें मेरे को लगता है कि बहुत गंभीरता से अभी नहीं हो रही। गंभीरता से नहीं हो रही है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर धनंजय जी आपके विचार भी सुनना चाहेंगे हम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हम अभी बिहार से हमने चर्चा की शुरुआत की थी, और जर्मनी में प्रधानमंत्री का जो बयान आया है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। खालिस्तान की बात भी हमने की, और साथ में प्रशांत किशोर की बात भी की, कांग्रेस की भी बात हम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पे थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि कांग्रेस की तरफ देखते देखते प्रशांत किशोर तो अपनी पार्टी बनाने चले, लेकिन कांग्रेस क्या कुछ कर रही है? आपके पास क्या कुछ खबरें हैं, ये जरा बताइए। देखिए, ये जो आपने आज की हेडिंग रखी है, देश में बन रहा है नया सियासी समीकरण, इसमें बहुत अच्छी जो है कम शब्द में बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा किया है जयशंकर भाई ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जो हैं उनकी जब परत हटाइएगा तो बीजेपी का ही चेहरा दिखाई पड़ेगा। और ये आज की बात, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है। जब नेहरू कांग्रेस के लीडर थे तब भी उनके सामने यही परेशानी थी। ये राम जन्मभूमि विवाद किस तरह से खड़ा हुआ, आचार्य नरेंद्र देव जी को हराने के लिए किस तरह से रणनीति अपनाई पंत जी ने, और क्या क्या होगा वो सब बाकी था। फिर जब राजीव गांधी का शासनकाल आया तो किस तरह से वही चेहरे जो कांग्रेसी का चेहरा लिए हुए थे, नकाब कांग्रेस का था, लेकिन उसके भीतर बीजेपी समर्थक या बीजेपी के धारा वाले लोग जो थे उन लोगों ने किस तरह से करवाया, शिलान्यास करवाया और वगैरह वगैरह करवाया। फिर नरसिम्हा राव ने क्या कहा वो सब आपको पता है, और उसके बाद बीजेपी किस तरह से उभर के आई है आज वो सबको दिखाई पड़ रहा है। और आज भी कांग्रेस पार्टी में तो सबसे बड़ी समस्या जिसकी तरफ जयशंकर भाई ने इशारा किया है, इस पे एक अलग से चर्चा रखिए बल्कि चिंतन शिविर के बाद, कि उनकी असली समस्या है कि राहुल और प्रियंका जिस लड़ाई को, कांग्रेस के जिस नीति को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, क्या कांग्रेस के नेता, वो चाहे वो जिला स्तर के नेता हो या राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, क्या उस लीग को पकड़ना चाहते हैं? तो जो जिस 23 या 20 जितना कहिए वो जो लोग हैं उनके अलावा ढेर सारे लोग हैं, मैं नाम यहाँ पे अभी नहीं बोलता हूँ, बाद में एक्सपोज हो जाएगा। उन तमाम लोगों की रणनीति यही है कि किसी भी तरह जो है सत्ता को इस तरह से पकड़ कर रखा जाए जहां मलाई मिले। उनको विचारों से लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी विचारों की पार्टी रही। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो देश के सामने, और मैं बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, पिछले दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि जनता के सामने चुनौती है कि महंगाई हो या जन सरोकार के दूसरे मुद्दे हो, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात हो या सरिया की कीमतों की बात हो या जिसकी भी कीमत की बात हो,
बीजेपी की नीति कंप्लीटली निजीकरण है। और जो पवन हंस का जो जिस तरह से उन्होंने बेचा है पवन हंस को, या पवन हंस उदाहरण एक अभी आपके सामने है, ढेर सारी चीजें हैं, चाहे कोयले की नीलामी हो, चाहे किसी होटल को बेच देना हो या किसी और चीज को बेच देना हो। तो उनकी रणनीति क्लियर है कि भाई खालिस्तान भी उससे जुड़ता है। जैसा कहा कि जयशंकर भाई ने कि ये जो है कुमार विश्वास ने जिस तरह से उभारा, क्यों उसकी चर्चा की, तो वो सारा है कि भाई देश में खंड खंड हो और उसमें इनकी रणनीति है कि किस तरह मेरे मुट्ठी में सत्ता रहे और विपक्ष जो दूसरी धारा, जो बेसिकली दूसरी धारा कौन है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस खड़ी न हो, और कांग्रेस नहीं तभी खड़ी होगी जब इनकी अपनी रणनीति टुकड़े करने की होगी, धार्मिक भावनाओं को उभारने की होगी। और ये जो सियासी राजनीति जो है या सियासी कहिए समीकरण जो है तब तक नहीं होगा जब तक कांग्रेस पार्टी अपनी मूल विचारधारा पे लौट करके काम करना शुरू नहीं करेगी। क्या कहेंगे कांग्रेस पर आकर के हम चर्चा को समाप्त करने जा रहे हैं। नीतीश बाबू से शुरू किया हमने और प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री, अब कांग्रेस, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पर चर्चा होनी चाहिए और कांग्रेस पर चर्चा होती भी खूब है, लेकिन बात फिर यही है कि कांग्रेस अपने ऊपर कितनी चर्चा करती है। क्योंकि जो बातें अभी तक आ रही है सामने निकल करके और जिस तरीके की बातें सब होती हैं कि कांग्रेस का संकट जो मुझे लगता है वो बाहर का कोई संकट नहीं है, कांग्रेस का संकट जो है वो अपना अंदरूनी संकट है। और कांग्रेस अगर अपने भी संकट से पार पा जाती है तो फिर कांग्रेस के सामने फिर कोई संकट नहीं है। और संकट कांग्रेस का अंदरूनी यही है कि उसके अंदर जिस तरीके के लोग घुसे हुए, देखिए अब कांग्रेस के सामने संकट दो तरीके के हैं अंदरूनी संकट जो है। एक तो ये है कि उसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, पहला। दूसरा ये है कि उसको हमारे दो जो हैं उनसे लड़ना है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ खुल के मोर्चा खोला और हमारे दो का नारा दिया, तो उससे ये हमारे दो तो सीधे सीधे खिलाफ हो गए हैं। और ये हमारे दो वाले जो हैं, इनके तमाम लोग जो हैं वो कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो G23 में आधे से ज्यादा लोग तो मुझे लगता है उनके पेरोल पे होंगे, उनके लिए काम करते होंगे, बहुत से उनके मुकदमे लड़ते होंगे। एक सज्जन तो उनमें ऐसे हैं कि आपको याद होगा कि जब 2014 में सरकार चली गई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो उस समय जो पेट्रोलियम मंत्री थे, सरकार जाने के बाद नई सरकार नहीं आई थी, एक्टिंग में थे जो पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए थे। तो कांग्रेस को जो है वो हमारे दो से पहले जो हमारे दो की जो कांग्रेस के अंदर लोग बैठे हुए उनसे लड़ना है। तो कांग्रेस के सामने संकट जो वो बड़े गंभीर किस्म के हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस के अंदर एक अभिमन्यु की तरीके से फंसे हुए हैं इस समय। तो अब राहुल गांधी जो है वो किस तरीके से संकट से बाहर निकल के आते हैं और कितना कांग्रेस का कार्यकर्ता जो इस बात को समझ रहा है कि राहुल गांधी के सामने संकट जो है वो कांग्रेस का संकट है, वो राहुल गांधी का संकट नहीं है। राहुल गांधी तो कल राजनीति छोड़ के चले जाएंगे, जैसे वो कह चुके हैं कि भाई मैं तो सत्ता के बीच में रह के भी जो है वो सत्ता मुझे भाती नहीं है, तो उन्होंने नहीं भाती, वो छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। लेकिन इस कांग्रेस का क्या होगा? तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है असली, उसको ये समझना है कि जो कांग्रेस के सामने संकट जो पैदा है, जो कांग्रेस के सामने संकट पैदा किया जा रहा है, जो अंदरूनी संकट पैदा किया जा रहा है, वो अंदरूनी संकट बाहर के द्वारा पुश किया जा रहा है। और जो अंदर ऐसी ताकतें हैं उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमजोर करना होगा, तभी कांग्रेस आगे जाके राजनीति कुछ कर सकती है। नई बात जानने को मिली आज इस कार्यक्रम के समापन आते आते। जी, हम जयशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जयशंकर जी की आवाज बढ़ाइए। संकट से होंगे, फॉर्माइल बढ़ेगा। जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई चरम छूती जा रही है, प्रधानमंत्री वहां जर्मनी में जाकर क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। जिस तरह का बिजली संकट देश झेलने जा रहा है, आप सोचिए कि कोयले के अभाव के चलते आज 275 से अधिक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई। अब जो यात्री रेलवे स्टेशनों पर इंतजार कर रहे होंगे वो कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे? बसों का भाड़ा रेलगाड़ियों के भाड़े के 2 गुना से ज्यादा हो चुका है, 2 गुना 3 गुना हो गया है। कैसे लोग क्या करेंगे? तो ये सारे सवाल जो है आने वाले दिनों में खुल करके सामने आएंगे। सरकार संकट से घिरेगी। अब इसमें यह है कि कौन राजनीतिक दल, कांग्रेस है, आरजेडी है, समाजवादी है, जो भी है, टीएमसी है, कौन भी पार्टी जो है इन सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी, जनता के दुख दर्द के
में शामिल होगी, उनका संघर्ष का नेतृत्व करेगी, उसके पीछे लोग चल पड़ेंगे। लोग आज इंतजार करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि संकट बहुत तेज बढ़ेगा। ये जो पार्टियां जो नारा लगा रही थी अब उत्तर प्रदेश में किस तरह से हम 24 घंटे बिजली देंगे और 22 घंटे हम दे रहे हैं, आज पता लगा कि एक एक शहर में 10-10 घंटे 15-15 घंटे बड़े बड़े शहरों में बिजली नहीं रह रही। ये हालत इतनी खराब हो गई है, तो कांग्रेस को आज उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि आज जिस तरह से कबीरदास जी कह गए थे ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकारा हाथ, जो घर अपना फोकड़ो चलो हमारे साथ। तो राहुल गांधी को यही कहना होगा कि भाई देखो, हम तो संघर्ष के राह पे निकलने वाले हैं, सत्ता मिले न मिले बाहर में जाए, लेकिन हम संघर्ष के रास्ते पे चलने वाले हैं। जो हमारे साथ चलने को तैयार है, जो जेल जाने को तैयार है, जो मार खाने को तैयार है, वो इस कांग्रेस के साथ हमारे साथ चले। और नहीं जो आराम तलब लोग हैं, जो उनको लगता है कि साहब सत्ता की राजनीति, सत्ता की मलाई ही उनकी राजनीति का धर्म है, तो वो किनारे बैठ करके तमाशा देखें। अगर ये काम कांग्रेस कर लेती है, उसके चिंतन शिविर से कोई एक निकलती है बात, तो कोई दिशा तय हो जाती है कि साहब जो देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनके लिए कांग्रेस नेतृत्व देने को तैयार है, तो शायद देश की सूरत बदल सकती है। क्योंकि 2024 तक आते हालात और गंभीर होते जाएंगे। ये सारे जुमले जिनके हैं धर्म संसद और हिंदू मुसलमान और वो मस्जिदों पे लाउड स्पीकर या मंदिर पे लाउड स्पीकर बजने नहीं बजने के देने की बात, या इस तरह के जितने सांप्रदायिक एजेंडे वाले बात है, ये कब तक रोक पाएंगे इन महंगाई को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को या ये बिजली संकट को। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जनता त्राही त्राही करके सड़क पे निकलेगी। उसको जो नेतृत्व देने की स्थिति में आएगा, मुझे लगता है कि अगली राजनीति भविष्य उसी का होगा। जी, अगली राजनीति और आने वाला 2 साल जो है बहुत गंभीर रहने वाला है। और गंभीर इस सेंस में कि आप देख लीजिए कि महंगाई, बेरोजगारी जो भी बात है उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदेश में जाके चर्चा कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं आपकी कई बार अपनी बात को विदेश से देश में पहुंचाने की कोशिश होती है। इस बीच अमलेंदु उपाध्याय जी एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी इन दिनों अभिमन्यु की भूमिका में हैं। बात तो कहीं हद तक सही है कि अगर अभिमन्यु की भूमिका में है तो उनको बाहर निकलना होगा उस चक्रव्यूह से, जिस चक्रव्यूह में वो फंसे हुए हैं। और अगर नहीं निकलते हैं तो खुद मारे जाएंगे, जैसे अभिमन्यु मारे गए थे। मारे जाने से मतलब यहाँ किसी का कत्ल या किसी की हत्या, किसी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात सीधी सिंपल बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है कि कांग्रेस पार्टी को इस आने वाले समय में जो चिंतन बैठक करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, उस बैठक में 3 दिनों की इस बैठक में बहुत कुछ वहां से अभी ही निकाल करके बाहर लाना पड़ेगा। और अगर लगता है कि हाँ ये लोग इस अभिमन्यु को घेर करके रखे हुए हैं, तो वैसे लोगों से, उस चक्रव्यूह से बाहर तो पार्टी को निकालना होगा पहले, सबसे पहले। और उस पार्टी का नेता कौन होगा ये तो बाद की बात है, सितंबर में वो भी पता चल जाएगा, जैसा कांग्रेस का कहना है। तो खैर, कांग्रेस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में बन रहा है नया सियासी समीकरण। और अगर सियासी समीकरण की बात करें, नया सियासी समीकरण की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं बात तो होगी कांग्रेस की भी। चलिए, बिहार से लेकर के और तमाम बहुत सारी बातें हमने की। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे तमाम 5 साथियों को, राकेश अचल जी, धनंजय जी, सुनील शुक्ला जी, जयशंकर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप 5 को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आप सबको। और साथ में तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए जो अपनी बात रख रहे हैं। श्रीलंका में भी पहले बिजली सप्लाई बंद हुई थी, मोहम्मद शरीफ लिख रहे हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि 2024 के बाद जो सरकार आएगी वो देश कैसे चलाएगी, ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे ही अफरोज आलम कह रहे हैं कि बीजेपी ने सियासत का मीनिंग ही बदल दिया है। और डीपी सिंह वर्मा जी कह रहे हैं कि जनता में कांग्रेस का आज भी सम्मान है। जनता पहले वोट देने की सोचती है, परंतु वोट देते समय कांग्रेस को कमजोर जानकर वोट नहीं मिलता। सीमा खातून जी थैंक्स कह रही हैं। सीमा जी अपनी बात यहाँ लिख रही थी, रख रही थी, और बहुत गंभीर बात सीमा जी की भी मैं अभी देख रहा था, पढ़ रहा था कि कैसे नींबू के पौधे और उसके अलावा पक्षियों के ऊपर कैसे कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है, पौधों के ऊपर छिड़काव हो रहा है, बात नहीं सुनी जा रही है। ये गंभीर मसला है, इस पर बात होनी चाहिए। यूनिस जी कह रहे हैं ईद मुबारक। तो दोस्तों, आप सबको ईद मुबारक हो और कल ईद का त्यौहार आप मनाइए अच्छे से, ईद की सवैयां खाइए और
कल शाम फिर 7 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।